हेलो गाइस, वेलकम टू ऑडियो बुक 2 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ऑडियो बुक में जो हम चैप्टर कर रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें लास्ट टाइम जो बैरियर मेथड्स थे उनको कंप्लीट कर लिया था। अब अपन जो आईयूडीज है यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस उनका जो है उसका हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Another effective and popular method is the use of intrauterine devices. अब नाम से पता चल रहा है इंट्रायूटेराइन यानी कि यूट्रस में यूज होने वाले डिवाइस, यानी कि ये सिर्फ फीमेल यूज कर सकती हैं। These devices are inserted by doctor और expert nurse in the uterus through vagina, और ये डॉक्टर्स के जरिए ही इम्प्लांट किया जाता है इन द वेजाइना। क्वेश्चन आता है कहाँ पे, तो वेजाइना में। These intrauterine devices are permanently available as the non-medicated IUD. Liplops जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं ये प्रेजेंटली नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे लिपलॉप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी भी होते हैं जैसे कॉपर टी एंड कॉपर 7 या फिर मल्टी लोडेड 375 एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी प्रोजेस्टेरेट LNG20। ठीक है, आईयूडी इंक्रीज फेगोसिटीज ऑफ स्पर्म within the uterus and copper ion release suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperm। जब पीनस के थ्रू स्पर्म वेजाइना में एंटर होता है तब ये जो कॉपर टी शेप का आईयूडी होता है ये कॉपर रिलीजिंग वायर्स के हेल्प से कॉपर को रिलीज करता है, और जिसकी वजह से ये जो कॉपर होते हैं ये स्पर्म के ऊपर इनसाइड द यूट्रस बिफोर दे रीच द फैलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन स्पर्म को इमोटाइल कर देते हैं और एक तरीके से पैरालाइज कर देते हैं ताकि स्पर्म मूव ना कर पाए और वहीं पे मर जाए और जो प्रेगनेंसी है वो ना हो पाए। द हार्मोन रिलीजिंग IUD in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm। जिसके बाद जो आईयूडीज हार्मोन रिलीज करता है वो एडिशन में यूट्रस को अनसूटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए। यहाँ तक कि अगर ये जो आईयूडी है ये जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पर्म का मान लो ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसको यूट्राइन की वॉल से इम्प्लांट होने नहीं देगा और सर्विक्स में स्पर्म को हॉस्टाइल कर देगा। IUD are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy and or space for the children। जो IUDs होते हैं इनका मेन काम होता है कि ये जो है जो प्रेगनेंसी उसको डिले कर दें, ये परमानेंटली उसे स्टॉप नहीं करती, उसको डिले कर देते हैं। मान लो कोई फीमेल है जो 21 ईयर्स की एज की है और उसके साथ जो उसका इंटरकोर्स हुआ है उसमें वो एट द एज ऑफ 22 अगर वो मदर बन रही है लेकिन वो नहीं चाहती क्योंकि वो इकोनॉमिकली या किसी अदर रीज़न से जो है मदर नहीं बनना चाहती, तो उसके लिए वो ये आईयूडीज का यूज़ कर सकती हैं ताकि जो प्रेगनेंसी है वो डिले हो जाए। Oral administration of small dose of either progesterone or estrogen-progesterone combination is another contraceptive method used by female। जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें छोटा सा डोज दिया जाता है या तो प्रोजेस्टेरोन का या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन इंजेक्शंस का, जो फीमेल्स या इंजेक्शन नहीं कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह जो फीमेल ले सकती हैं। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड हैंस आर पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स। ये टैबलेट्स के फॉर्म में यूज होती हैं और इसे पॉपुलरली पिल्स कहा जाता है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डे स्टार्टिंग प्रिफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिन से लेके यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 5th डे आता है तब से लेके जो 5th डे आपने पिल लेना शुरू किया वहाँ से 21 डेज के लिए इस पिल को लिया जाता है। ठीक है, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, और इसको रेगुलरली नहीं 7 डेज के गैप में लिया जाता है, यानी कि ये ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, यानी कि तब जब मेंस्ट्रुएशन होता है। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न अंटिल फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को नहीं होने देता, साथ ही साथ जो फीमेल का नहीं जो मतलब ये जो ओव्यूलेशन होता है उसको रोकने के अलावा ये जो सर्वाइकल में म्यूकस पाया जाता है उसको इस तरीके से इफ़ेक्ट करता है कि वो अंदर आने वाले स्पर्म को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। आगे, pills are very effective with less side effect and are well accepted by the female। ये जो pills होती हैं ये
सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टिव नेचर की होती है और इनके साइड इफेक्ट सबसे कम होते हैं, इसलिए फीमेल द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। सहेली, द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। सहेली नाम की जो नई कंट्रासेप्टिव पिल आई है, इसमें नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशंस होती हैं। इट इज़ वंस अ वीक पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। ये जो पिल होती है ये हफ्ते में एक बार लेने की होती है। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो कॉन्ट्रासेप्टिविटी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। Progesterone alone or in combination with estrogen can also be used by female as injection or implant under the skin. जो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस है वो ईस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में लेने से फीमेल का अगर इसे इम्प्लांट्स के जरिए स्किन के नीचे लगा ले या इंजेक्शन की तरह यूज़ कर सकती हैं। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल। इनका भी एक्शन पिल्स के जैसे ही सिमिलर रहता है। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। और इनका जो काम करने का टाइम रहता है वो ज़्यादा लंबा होता है, यानी बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन combination or IUD within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन इंस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन है या फिर IUDs का जो यूज़ है वो 72 आवर्स के अंदर दे सकते हैं एक फीमेल को, अगर उसके साथ कोई रेप हुआ हो या सेक्स रिलेटेड क्राइम हुआ हो या अनकैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। ये जो सर्जिकल मेथड होता है ये मेल और फीमेल पार्टनर दोनों करवा सकते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी उन्हें कभी नहीं होगी, क्योंकि सर्जिकल मेथड इरिवर्सिबल होता है। पिल्स तो कैसी थी, कुछ टाइम के लिए प्रेगनेंसी को डिले कर देंगी। ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड कैसे थे, कुछ टाइम के लिए प्रेगनेंसी को डिले कर देते। लेकिन सर्जिकल मेथड जो हैं ये प्रेगनेंसी को डिले नहीं करते। इनकी वजह, इनको करवाने से कभी भी कोई कपल बेबी कंसीव नहीं कर सकता, इधर ही और शी, ठीक है। यानी इंटरकोर्स होगा भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होता है, जो मेल का वैस डिफरेंस होता है जहाँ से स्पर्म निकलता है, और ये जो वैस डिफरेंस है ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाते हुए निकलता है, उसको कट करके टाई कर दिया जाता है। जबकि फीमेल में फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ, फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। क्यों? अगर मेल से स्पर्म आ गया, वैसा मेल जिसने अपने वैस डिफरेंस को सर्जिकली कट करके टाई अप नहीं करवाया है, तो जो फीमेल ने अपना फेलोपियन ट्यूब कट करवा के टाई अप करवा दिया है, उसमें चाहे कोई सा भी स्पर्म आ जाए वो किसी भी तरीके से फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो ब्रिज है फेलोपियन ट्यूब ओवम और स्पर्म के बीच वही टूट गया है, तो दोनों आपस में मिल ही नहीं सकते। दूसरी बात, जब हम वैस डिफरेंस को मेल में कट करके टाई करते हैं तो उसको वेसेक्टॉमी कहते हैं। टॉमी मीन्स कटिंग और ऑपरेटिंग समथिंग, और ट्यूबेक्टॉमी उसे कहते हैं जिसमें हम फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं, ठीक है। Surgical intervention block gamete transport and thereby prevent conception. Sterilization procedure in male is called vasectomy and that in female is called tubectomy. In vasectomy, small part of vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum, whereas tubectomy, small part of fallopian tube is removed or tied up through small incision on abdomen or through vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. It need to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professional. अब देखो, कई कपल्स होते हैं जिनको कंट्रासेप्टिव के बारे में तो पता होता है, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, कंट्रासेप्टिव मेथड, सर्जिकल मेथड, ये सब पता रहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि कौन सा यूज़ करें, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर उन्होंने गलती से सर्जिकल मेथड यूज़ कर लिया और मान लो उन्हें कुछ टाइम के लिए प्रेगनेंसी डिले करनी थी, तो वो कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते। लेकिन इस केस को अवॉइड करने के लिए किसी भी कपल को जो है डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी चाहिए और फिर मेडिकल टर्मिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए रेगुलर बेसिस पर यूज़ नहीं किया जा सकता।
In fact, कहाँ गया? They are practiced against a natural reproductive event, that conception of pregnancy. One is forced to use this method either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy with two personal reason. No doubt, widespread use of these methods have a significant role in cheating uncontrolled growth of population. However, their possible ill effect like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored. ठीक है, यानी कि इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता. अब बात करते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की. इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को अबॉर्शन भी कहते हैं. नियरली 45 to 50 million medical termination pregnancy are performed in year all over the world, which account to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. जो पूरे वर्ल्ड में है, हर साल 45 to 50 मिलियन जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टेक प्लेस करती है. Whether to accept legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issue involved in it. Government of India legalized MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse. Such restrictions are all more important to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India. ये जो MTP है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में लीगलाइज की थी. इसका यूज़ जो कपल्स है वो सोशल प्रेशर में आके या रिलीजियस प्रेशर में आते हैं या फिर एथिकल, इमोशनल किसी भी प्रेशर में आके करवाते हैं, लेकिन ये गलत है. इस मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को कराने के लिए आपके पास एक टफ रीज़न होना चाहिए कि आप ये क्यों करा रहे हैं. जैसे मान लो कोई कपल है, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ गर्ल चाइल्ड बॉर्न होने वाला है या मेल चाइल्ड बॉर्न होने वाला है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए ड्यू टू सम इलॉजिकल रीजंस. तो इसके लिए MTP की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तभी परमिशन दे सकती है जब या तो फीमेल और चाइल्ड को आफ्टर या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोई खतरा हो, या आफ्टर द बर्थ ईदर द चाइल्ड और द मदर कैन डाई और बोथ कैन डाई, या फिर कोई बहुत ही खतरनाक जेनेटिक डिसऑर्डर हो चाइल्ड को जिसके साथ वो इस वर्ल्ड में आके सफ़र नहीं कर सकता, जो कि बर्थ बॉर्न होती है. इसलिए इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इलॉजिकल और इलीगल काम्स के लिए नहीं किया जा सकता. वाई MTP ओनली? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rape. रेप के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान, अनप्रोटेक्टेड कोइटस के दौरान इस MTP का यूज़ किया जा सकता है. MTP are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to mother or to fetus or both. जैसे कि मैंने बताया, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर को लगता है कि अगर ये बच्चा हुआ तो मदर या बेबी दोनों में से किसी भी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो MTP का सजेशन देते हैं. MTP आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एट अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. अगर प्रेगनेंसी के 12th वीक बाद यानी कि जब फीमेल ने बेबी कंसीव कर लिया आफ्टर द फर्टिलाइजेशन और बेबी को कंसीव किए हुए 12 वीक हो, तो वो कहते हैं ना मेरा 9वां महीना चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, तो जब 12th वीक चल रहा होता है तब क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए MTP का यूज़ कर सकते हैं. यानी कि MTP कराने के लिए सिर्फ 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी का ही टाइम अवेलेबल रहता है. 12th वीक के बाद अगर कराएंगे तो MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का या बेबी अबॉर्ट करने का बहुत बड़ा हार्म पहुंच सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर. वन डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेंड observed is that majority of MTP are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal. यहाँ तक कि कई बार MTP को illegally भी यूज़ किया जाता, मतलब illegally भी करवाया जाता है, और ये उन क्वैक्स यानी वो डॉक्टर्स जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है क्वालिफिकेशन का, या एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं होते, या फिर वो फर्जी डॉक्टर्स होते हैं, अगर उनके द्वारा ये प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कराई जा रही है तो उससे जो मदर और बेबी है दोनों की जान को खतरा रह सकता है. इट कुड बी फेटल.
Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to the determination of sex of the unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what legal. जो चीज़ लीगल है ये उसके टोटली विपरीत है, क्योंकि अगर किसी ने एम्यूनोसेंटेसिस के जरिए पता लगा लिया कि जो बेबी मदर के वूम में है वो मेल नहीं फीमेल है, तो वो उसका मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का यूज़ करके जो लीगल रूल्स बने हैं उसके खिलाफ जाके इस प्रैक्टिस को अंडरटेकन करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और ऐसे डॉक्टर्स का जो लाइसेंस वगैरह भी शायद तक से कैंसिल कर दिया जाता है। मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं पता, अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ़ करना। Such practice should be avoided because these are dangerous both for young mother and fetus. ये young mother और fetus दोनों के लिए नुकसानदायक होता है और dangerous भी। Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortion, as well as providing more healthcare facility, could reverse the mentioned unhealthy trend. ठीक है, इसी के साथ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी खत्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि किसी लीगल रीज़न की वजह से ही आप बच्चा गिरा सकते हैं या अबॉर्ट करा सकते हैं, और नहीं तो आपको कोई हक नहीं है किसी न्यू ऑर्गेनिज्म या बेबी को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारने का, ठीक है, अबॉर्ट कराने का। अब बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की। देखो, जहाँ पे भी अनकैजुअल अनप्रोटेक्टेड रेप्स और सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं वहाँ पे STDs का होना जायज़ है। क्यों? देखो, infection or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infection. sexual intercourse के दौरान या infection या disease के दौरान अगर कोई सेक्स रिलेटेड बीमारी होती है तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अंदर आती है, या इसे वेनरल डिजीज़ भी कह सकते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कह सकते हैं। इसकी कॉमन जो डिजीज़ेस देखी गई हैं ज़्यादातर इस केस में वो है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent year, HIV leading to AIDS, are some of the common STIs. ये कुछ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, खास करके एड्स और HIV ये मोस्ट कॉमन है, और इसके बारे में अपन चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में ही पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th में ही। HIV infection is most dangerous and is discussed in detail in chapter number 8. Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instrument, etc. with infected person, transfusion of blood, or from infected mother to fetus. अब मान लो किसी को सेक्स रिलेटेड डिजीज़ है, वो ड्रग्स लेते हैं, ज़्यादातर ड्रग्स के केस में ही होता है, क्योंकि ड्रग्स एक इंजेक्शन के ज़रिए लिया जा सकता है, या फिर पॉसिबल है कि जो ड्रग्स ले रहे हैं वो आपस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हो, या जो इन्फेक्टेड STD पर्सन है उसने ब्लड डोनेट किया हो, या इन्फेक्टेड STD मदर से उसके बेबी को हो सकता है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, genital herpes and HIV infection or other disease are completely curable if detected early and treated properly. हेपेटाइटिस बी को छोड़ के जेनिटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में अगर पहले से पता चल गया तो हम उसको क्योर करवा सकते हैं। इसीलिए, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि HIV सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ ही हो, ये एक इलॉजिकल डिजीज़ भी होती है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है, कैंसर, HIV। इसीलिए क्या करना चाहिए, जो हमारे ओल्ड पेरेंट्स होते हैं उनका हर 3 महीने में या हर 2 महीने में मैक्सिमम एक बार फुल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए, खासकर एट द एज ऑफ 80 और 70 to 80 की एज में जो हमारे एल्डर्स होते हैं उनकी। क्यों? ताकि अगर उनको कोई बीमारी हो, कैंसर या एड्स या कोई भी खतरनाक बीमारी, गोनोरिया, सिफिलिस, HIV, तो उसके बारे में पहले ही पता चल जाए और हम उसको क्योर कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि क्योर करना जो है लाख गुना बेहतर है, मतलब क्योर करना लाख गुना बेहतर है बिना किसी ऑब्जर्वेशन के मर जाने से। आगे बढ़ते हैं। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दिस डिजीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा इन जेनिटल रीजन। हाँ, अभी रिसेंटली क्या देखने को आया है, कुछ लोगों को खांसी होती है और लोगों को लगता है ये नॉर्मल खांसी है, चली जाएगी, लेकिन ये जो है ये TB के लक्षण हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के। क्या? खांसी। इसलिए अगर किसी को सूखी खांसी है या कफ वाली खांसी है तो वो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करे और चेक कराए, बिकॉज
टीपी जो है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये ब्रेन ट्यूमर कर देता है, ट्यूबरकुलोसिस। आगे बढ़ते हैं। Absence or less significant symptom in early stage of infection and social stigma attached to STI deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। कई बार होता है जो बंदा बीमारी से पीड़ित है उसको पता चल जाता है कि मुझे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज़ है, लेकिन वो समाज के डर से डॉक्टर के पास नहीं जाता, या उसको लगता है कि अगर ये बात सबको पता चल गई तो उसके ऊपर लोग क्या क्या बोलेंगे, उसके बारे में गलत चीज़ें बोलने लगेंगे। इसलिए इस डर से सबसे पहली बात तो कोई नहीं जाता। मैक्सिमम केसेस यही होते हैं, ठीक है। इसलिए डरने वाली बात नहीं है ये, ना ही ये कोई शर्मनाक बात है। अगर आपका एसटीडी या एसटीआई रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो प्लीज़ जाके चेक कराओ, अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट लो, क्योर हो जाओ, क्योंकि दुनिया वाले बोलते रहेंगे मरना ना मरना अपने हाथ में है, दुनिया वालों के हाथ में नहीं है। अपन चाहेंगे, अपनी विल पावर रहेगी तो अपन बचेंगे, नहीं रहेगी तो आगे भगवान की मर्जी, ठीक है। लेकिन जो जो सोशल प्रेशर होता है या रिलीजियस प्रेशर होता है, एथिकल प्रेशर होता है, इनके चलते कई लोग जो है अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते और जो है लापरवाही की वजह से मर जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। STI नहीं, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, infected timely, this could lead to a complication later which include pelvic inflammatory disease, PID, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility or even cancer of reproductive tract। STI, sexually transmitted infection, a major threat टू अ हेल्दी सोसाइटी। ये एक अभिशाप एक तरीके से हेल्दी सोसाइटी के लिए, क्या, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। हेल्थ केयर प्रोग्राम कहते हैं अगर आपको कोई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो आप पहले उसका जो है क्योरमेंट कराइए। दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल ऑफ टू दिस डिजीज, देयर इंसिडेंस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर। और ज़्यादातर जो केसेस दर्ज होते हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के, वो एज 15 to 24 ईयर्स के बीच के लोगों के ही होते हैं। There is no reason to panic because prevention is possible. One could be fear of these infection by following simple principle given below. Avoid sex with unknown partner and multiple partner। अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स अवॉइड करो। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस के दौरान हमेशा कॉन्डम यूज़ करो। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद इन्फेक्शन। और डिटेक्शन होने के बाद एक कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए वो डॉक्टर को विजिट कर सकता है। अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी क्या होता है, देखो कई लोग जो होते हैं वो जो है, जो कई कपल्स होते हैं इंडिया में वो ऐसे हैं जो इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल, फर्टाइल का मतलब वो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्दी है। इनफर्टाइल मतलब या तो उनमें स्पर्म का, मेल है तो उनमें स्पर्म का काउंट कम बन रहा है, और फीमेल है तो उनमें रिलेटेड टू ओवम कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए ऐसे कपल्स को जो है पेरेंटल गाइडेंस या पेरेंटल क्या कहना चाहिए, पेरेंटल फीलिंग है उसको दिलाने के लिए ये जो मेडिकल है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसने एक नए तरीका निकाला है, IVF। तुम लोगों ने ऐड भी देखी होगी, कई बार आता है इंदिरा IVF ने कई कपल्स, लाखों करोड़ों कपल्स के सपनों को साकार किया है जो पेरेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, है ना। तो वो यही है। होता क्या है, देखो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो इनफर्टाइल कपल होते हैं वो IVF करा लेते हैं। पहली बात, IVF कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग से सोचो, अगर कोई कपल इनफर्टाइल है तो वो बजाय IVF कराने के, इतना पैसा खर्च करने के, एक अनाथ बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे तो बच्चे को फैमिली मिल जाएगी, फैमिली को बच्चा मिल जाएगा, है ना। तो इन माय ओपिनियन अडॉप्शन इज़ द बेस्ट मेथड रादर देन दिस द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस नोन एज IVF फॉर प्रेगनेंसीज। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा क्या, ये कमेंट में बताना। आगे बढ़ते हैं 4.5 इनफर्टिलिटी के बारे में, एनसेटिल एंटोलाइन। अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। एक इनफर्टिलिटी का डिस्कशन किए बिना रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करना इनकम्प्लीट है। और लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूड इंडिया आर इनफर्टाइल। कई कपल जो होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड इनफर्टाइल होते हैं। दैट they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation, क्योंकि उनमें cohabitation नहीं होता during sexual reproduction।
The reason for this could be many physical, congenital disease, drug, immunological or even physiological reasons. इसका कोई भी रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है प्रेगनेंसी कंसीव ना होने का. In India, often female is blamed for the couple being childless, but more often than not the problem lie in the male partner. और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, लड़का नहीं लड़की के अलावा ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, अगर लड़की होती है गलती से तो उसके लिए फीमेल को ब्लेम करते हैं, लड़का होता है तो ब्लेम नहीं करते, लेकिन ये गलत है. चैप्टर नंबर 5 में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले क्रोमोसोम्स के बारे में एक रफ आइडिया बताता हूँ. फीमेल्स में टोटल देखो पूरे बॉडी में कितने क्रोमोसोम बनते हैं, 46 पेयर ऑफ मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें लास्ट के जो एक पेयर होता है 46 क्रोमोसोम का वो XY मेल में होता है, XX फीमेल में होता है. ड्यूरिंग द इंटरकोर्स अगर फीमेल में जो ओवम है उसके पास तो X क्रोमोसोम ही होगा, क्योंकि फीमेल के पास ऑप्शन नहीं है XX के अलावा. लेकिन फीमेल जो है क्योंकि उसके पास सिर्फ X क्रोमोसोम है तो ये मेल पे डिपेंड करता है कि उसका जो स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है वो X क्रोमोसोम वाला है या Y क्रोमोसोम वाला है. क्योंकि मेल ही है जिसके पास दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, X और Y. अगर X क्रोमोसोम फीमेल के पास तो सिर्फ X क्रोमोसोम ही है, तो अगर मेल का X फीमेल के X के साथ फ्यूज़ करता है तो वो फीमेल चाइल्ड को बर्थ देगी, और अगर Y X के साथ यूज़ करता है तो मेल चाइल्ड को बर्थ देगी. इसलिए ये बोलना कि लड़का या लड़की पैदा होने के पीछे फीमेल का हाथ है तो ये गलत है. इट इज़ टोटली ब्लेम ऑफ अ मेल एंड नॉट ऑफ फीमेल. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. In India, often female is blamed for the couple being childless, but more often than not, the problem lies in the male partner. Specialized healthcare unit, infertility clinics, etc. could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. However, where such corrections are not possible, couple could be assisted to have children through certain special technique commonly known as assisted reproductive technology ART. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर कई टेक्निक्स आती है. पहली है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन बॉडी. यानी कि बॉडी के अंदर होने वाले फर्टिलाइजेशन को बॉडी के बाहर करते हैं. कैसे? फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन सच मेथड. इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ओवा फ्रॉम फीमेल and sperm from male are collected and induced to form zygote under stimulated condition in laboratory. Zygote or early embryo up to 8 blastomere could then be transferred into the fallopian tube. अब देखो इस केस में क्या होता है, मेल का स्पर्म लेते हैं, फीमेल का ओवम लेते हैं, दोनों को बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर कंडीशन, सूटेबल कंडीशन जो फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए वो प्रोवाइड करा के जाइगोट बना देते हैं. जब जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज पे पहुंच जाता है तब उसको फीमेल के यूट्रस के अंदर या फेलोपियन ट्यूब के अंदर अकॉर्डिंग टू स्टेज अटैच कर दिया जाता है और फिर उसको डेवलपमेंट के लिए छोड़ दिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है कि कहाँ गया, हाँ, ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. एंड एम्ब्रियो विथ मोर देन एक एम्ब्रियो जो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है उसको बजाय फेलोपियन ट्यूब में डालने के इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यूट्रस में अटैच कर दिया जाता है. यानी कि जो अपन ने IVF किया, आफ्टर अ टाइम फर्टिलाइजेशन के बाद अगर ब्लास्टोमियर बना है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे, अगर जाइगोट बन गया है तो उसको यूट्रस में इम्प्लांट करेंगे, यानी IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट. Embryo formed by in vivo fertilization means fusion of gamete with the female also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive. ठीक है, transfer of an ovum collected from donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted. This is known as gamete intrafallopian transfer. गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या होता है, मेल का स्पर्म लेते हैं, फीमेल का ओवम लेते हैं, दोनों को फ्यूज़ कराते हैं. लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, इसमें जो जाइगोट बनता है या जो ब्लास्टोमियर बनता है उसको बजाय जो कपल की फीमेल है, जो हस्बैंड की वाइफ है, उसकी जगह एक ऐसे वाइफ के वूम्ब में जाइगोट को रखा जाता है जो बेबी कंसीव कर सकती है. क्योंकि कई बार होता है कि
फर्टिलाइजेशन तो हो पा रहा है कपल्स में, लेकिन फीमेल की जो वूम्ब है वो वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही ताकि बेबी डेवलप हो सके। इसीलिए स्पर्म ओवम को मीट कराने के बाद जायगोट को एक दूसरी मदर के वूम्ब में डाल दिया जाता है। तुम लोगों ने पिक्चर देखी होगी, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बताने के लिए समझा रहा हूँ, इसको किसी अलग टॉपिक पे मत ले जाना, ठीक है। पिक्चर देखी होगी मिमी पिक्चर, अभी स्टार गोल्ड पे न्यूली आई थी, न्यूली नहीं मतलब हाँ पता नहीं यार, न्यूली लॉन्च हुई होगी। तो उसमें क्या हुआ था कि जो 2 फॉरेन कपल्स थे उन्होंने अपना स्पर्म और ओवम डोनेट किया, फिर उसको क्या किया, दूसरी फीमेल के वूम्ब में डाल के अपने बेबी को डेवलप किया, जिसके बदले वो उस फीमेल को खाना, थोड़े से मनी, क्योंकि उन्होंने उसके बेबी को कंसीव किया, और एक अच्छा केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को सरोगेसी भी कह सकते हैं, जो अपन अभी चैप्टर नंबर 10 या 9 स्ट्रेटजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट का पार्ट है, उसमें पढ़ने वाले हैं ये सरोगेसी वाला कॉन्सेप्ट, इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर आएगा, तो सरोगेसी का कॉन्सेप्ट प्लीज़ याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की। ये एक दूसरा मेथड होता है जिसमें जब इसमें क्या होता है, मेल पार्टनर होता है उसमें स्पर्म का जो काउंट है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है, यानी कि अगर 7 ml स्पर्म में 1 to 2 बिलियन स्पर्म्स चाहिए तो 1 से 2000 ही बना पा रहा है, यानी कि कमी मेल के पार्टनर में है। इसलिए इस केस में क्या किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू टेस्टिस से स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करके फीमेल के बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर दिए जाते हैं, ताकि क्योंकि फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवम प्रोड्यूस हो रहे हैं, सब कुछ सही साट है, लेकिन मेल में स्पर्म नहीं बन रहे, तो साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट करके फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाता है। इसे आर्टिफिशियल, अब इसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं, इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी इन विच sperm is directly injected into the ovum. Infertility cases either due to inability of male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculates could be corrected by artificial insemination technique. इसी को artificial insemination की technique कहते हैं. In this technique, semen collected either from husband or healthy donor is artificially introduced either into vagina or into uterus. Means intrauterine insemination. ठीक है. Last para. Though options are many, all these techniques require extremely high precision, handling by specialized professional, and expensive instrumentation. Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the country. Obviously, the benefit is affordable to only a limited number of people. Emotional, religious, social factors are also deterrents in the adoption of these methods, since ultimate aim of all this procedure is to have a children. In India, we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care. Our law permits legal adoption, and it is as yet one of the best method for couple looking for parenthood. यानी कि एडॉप्शन बेस्ट मेथड होता है अगर कोई कपल पेरेंटहुड के लिए तलाश कर रहा है, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स बहुत एक्सपेंसिव होती है और ये ज़्यादातर इंडिया में कम ही सेटअप हुई है, कम ही सिटीज़ हैं जहाँ ये पाई जाती है और कम ही लोग हैं जो इन सेंटर्स को अफोर्ड कर पाते होंगे। इसलिए जो लोग कपल्स नहीं बना पा रहे हैं, इनफर्टाइल हैं, वो पेरेंटहुड की तलाश में, तो प्लीज़ एक जो है बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता, बेबी छोटा ही होना चाहिए आपकी एज के अकॉर्डिंग। अब मान लो आप 30 की एज के हो और 2 साल का बच्चा पाल रहे हो, तो ऐसा थोड़ी होता है। टाइम, वही तो फैमिली प्लानिंग की बात आती है एडॉप्शन में भी। कैसे, मान लो 30 इयर्स का कपल है, उसके पास खुद 30 to 40 इयर्स है जीने के लिए और वो खुद न्यू बॉर्न बेबी को अडॉप्ट कर रहा है, तो 30 साल तो बेबी को बड़ा करके डेवलप करने में लग जाएंगे। बाद में उसका फ्यूचर सेटलमेंट, मैरिज और बिजनेस स्टेटस, इकोनॉमी, ये सब कैसे मेंटेन होगा। इसीलिए अगर कोई कपल बिटवीन द एज ऑफ 25 to 30 इयर्स की एज में है और अगर वो तलाश कर रहा है पेरेंटहुड की, क्योंकि वो इनफर्टाइल है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो एक ऐसे बेबी को अडॉप्ट करें जो उनकी एज के साथ मैच करे। जैसे
25 to 30 ईयर्स का कपल है तो एक 6 to 7 ईयर्स का बेबी अडॉप्ट कर सकते हैं, या 35 to 40 ईयर्स का कपल है तो एक 12 to 15 ईयर ओल्ड बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर उनसे बड़े हैं तो फिर उनके लिए फिर वो अपने अकॉर्डिंग जो है बेबी अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। ओम शांति, बाय। ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। 10 से लेकर 12 तक के हर साइंस के वीडियो लेक्चर्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन के हमारे चैनल हिंदी साहित्य का में विजिट करो। क्लास 10 ऑडियो बुक प्लेलिस्ट और क्लास 12 ऑडियो बुक प्लेलिस्ट में सारी ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी और विक्रमादित्य के हर्राव में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे विक्रमादित्य हर्राव के नाम से अवेलेबल हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, तब तक के लिए विक्रमादित्य हर्राव साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड बाय बाय।